जय हिंद बच्चों, आप लोगों के बीच पुनः मैं अमरजीत कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच में प्रश्नावली 1.2 मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन को मैं हल करने वाला हूं। आप लोग इसको अच्छे ढंग से देखिएगा, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी मैं दे दिया था, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में और संबंध के बारे में। आज उस चैप्टर के हम समाप्त कर देंगे। थोड़ा आप लोग बारीकी से उस चीज को देखना होगा, क्योंकि कुछ फास्ट भी काम करना होगा, क्योंकि एक चैप्टर में हमारे पास में क्वेश्चन जो है कम से कम 15 लगभग होगी, इसलिए थोड़ा सा तेज गति से हम काम करेंगे, ताकि ये इस वीडियो में पूरी प्रश्नावली 1.2 आपको समाप्त हो जाएगी। ठीक है, हम आगे काम करते हैं। आपके पास बुक है, देख सकते हैं, आपके पास बुक भी है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको लिखा गया है प्रश्नावली 1.2। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 से क्वेश्चन हम आपको हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है, हेडिंग इसका दिया हुआ है, एक नंबर दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह आपके पास में दिया हुआ हेडिंग कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके बारे में मैं पहले चर्चा कर दिया था, अब मैं आपके क्वेश्चन की बात करता हूं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये आपके पास में 140 दिया हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास में है 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखा रहा है। ठीक है, तो 140 का क्वेश्चन पर यही रहने दीजिए, इसके नीचे वाला पे बनाइए। 140 का अभाज्य, शॉर्ट में लिख देते हैं गुणनखंड बराबर। अब इसको खंड कर लीजिए, जो मैं पहले बताया था। अभाज्य गुणनखंड के मतलब होता है अभाज्य रूप। तो अभाज्य 0 है तो 2 से जाएगा, फिर 0 है तो 2 से जाएगा, फिर 5 है, ठीक है, तो 5 से जाएगा या 7 से भी जाएगा, तो इसको 5 से आप लेकर चले जाइए, तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। कभी भी अभाज्य गुणनखंड करना होता है हम लोग के बीच में, तो हम लोग अभाज्य संख्या से ही ले जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें 2 2 2 5 7 ये सब अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में बदलना होगा, तो अभाज्य संख्या से ही किसी भाज्य संख्या को हम लोग खंड करते हैं। तो ये आपका 140 का भाज्य गुणनखंड हो गया। 2 दूनी 4 5 20 7 140 होगा। इस चीज को एक चीज और थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं कि ये तो पूछताछ से ही है, लेकिन मैं इसको घात के रूप में लिख देता हूं। तो घात के रूप में बताया गया था कि जब भी जोड़ांक होगा या कितना होगा, उसके पावर उतना अंक लगाएंगे। 2 आपके पास 2 है, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 लगा दीजिएगा। 5 अकेला है, तो 5 के पावर 1 दीजिएगा तो भी ठीक है, और नहीं दीजिएगा तो भी ठीक है। तो ये आपका हो गया 140 का भाज्य गुणनखंड, ये हो गया और ये भी हो गया। ये घात के रूप में लिखे हैं और ये गुणा के रूप में लिखे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 156 है। 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 का अभाज्य शॉर्ट में गुणनखंड कर दिए। उसी तरह से 156 का भी खंड कीजिए आप। 6 है, इकाई अंक पर 6 है, तो 2 से जाएगा। विभाजता के नियम आपको किसी क्लास के वीडियो में मैं दे दूंगा, पूरी तरह से जान लेंगे, तो 2 से जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 खत्म हो गया, तो 1 बचा, 16 हो गया, तो 8 दूनी का 16, फिर 8 है, 2 से जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, और 1 बचा, यह 18 हो गया, 9 दूनी 18। अब देख रहे हैं यहां पर कि आपके पास में 3 और 9 है,
3 और 9 है तो इसको पहले जोड़िए, 3 और 9 12 होता है। विभाजता के नियम इसमें लागू हो गया 3 का। जिस संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है, तो ये 3 से जाएगा। तो 3 में 13 39 में भाग देंगे तो 13 बार में कटेगा। तो ये देखिए सभी संख्याएं अभाज्य हो गई, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। क्योंकि अभाज्य के रूल में बताया कि जो संख्या अपने आप से और 1 से विभाजित होती है वह संख्या अभाज्य होती है। तो इसके लिए हमारा होगा 2 गुने 3 गुने 13। अब इसको भी घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब मैं तीसरा क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके पास में है 38 और 25, ठीक है। 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। ये क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए पहले, इसके बाद मैं आगे की ओर काम करता हूं। ठीक है, ये वाला आप लोग देख लिए होंगे। अड़तीस 25 को खंड कीजिए। इकाई स्थान पर 5 है, तो देखिए इकाई स्थान पर 5 रहने वाला कभी कभी 3 से भी विभाजित होता है, ठीक है। तो पहले 3 का रूल लगाएंगे, 5 2 7 8 7 15 3 18, 3 से जाएगा क्योंकि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह 3 से जाएगा। तो 3 इकाई 3 हो जाएगा आपको, ये 8 हो गया, 8 बचा है तो 3 गुनी का 6 खत्म हो गया, 2 बचा, 22 हुआ, 17 का 21 होगा, यहाँ पे 22 में से 21 कम हो गया तो 1 बचा, 1 15 का आगे लगा, 15 होगा। ये फास्ट काम करने के लिए विभाजता के रूल के तहत हम काम करते हैं। ये भी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे जल्दी काम करेंगे। एक इसके साथ है कि आपके पहाड़ा अगर अधिक जानकारी है तो आप काम कर पाएंगे, या डिवाइड करने का रूल आपको बहुत तेज गति से मालूम है तो काम कर पाएंगे। पुनः देखेंगे कि कितना से जाएगा, फिर विभाजता का रूल लगाएंगे, 1 2 3 7 3 10 5 15, फिर 3 से जाएगा क्योंकि 15 3 के पहाड़ा में आता है। तो 3 चौका 12 खत्म हो गया, 3 दूनी 6, 1 बचा, 35 आई 15। हमारे पास अब 425 आ गया। पुनः देखेंगे कि फिर कितना से जाएगा, तो 4 2 6 5 11। अब ये अंकों का योग 11 हो गया जो 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम आगे अंक देखेंगे। 3 के बाद अगला अंक हमारे पास 5 होगा। 5 से देखते हैं कि जिसके इकाई अंक पे 5 होता है, 0 होता है, वह अंक 5 से पुनः विभाजित हो जाती है, इसलिए इसको मैं 5 से लेकर जाऊंगा। 5 बाटे 40 हो गया, 2 बच गया, ये 25 हो जाएगा, 2 इसके आगे लगेगा तो 25 हो गया, तब 5 बार में 25 होगा, 25 हो गया। पुनः मैं देखूंगा कि क्या ये 5 से जा रहा कि नहीं, तो बिल्कुल जा रहा, 5 इकाई 5, 3 बचा 35, 7 5 35, ये कितना बार में गया, 17 5 85। ये आपका 38 और 25 का भाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया, 3 3 5 5 और 17, ये चारों पांचों अंक जो है अभाज्य है। तीसरे 38 25 का भाज्य गुणनखंड जो होगा 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 होगा। अब इसको घात के रूप में आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं घात के रूप में 3 के पावर 2 5 के पावर 2 गुने 17। ये आप देख सकते हैं कि ये घात के रूप में आपको लिखा गया है और ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। ये दोनों चीज एक ही है, अंतर क्या है इसमें, केवल इसमें घात लिखा गया है, इसमें घात नहीं लिखा गया है, अंतर यही है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया समाप्त। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है इसमें, मैं 3 के बाद ये 4 नंबर लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे हल डाल लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन बना रहे हैं। 5005, ठीक है। अब इसके बाद हल करेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, जिस प्रकार से हम इसको खंड किए हैं
इसको तोड़े हैं, उसी प्रकार से इसको भी तोड़ेंगे। पांच हजार पांच खंड कीजिए, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 5 10 हो गया, जिसका योग 3 के पहाड़ा में आता हो वही कटेगा 3 से, तो नहीं कटेगा, इसलिए 5 से जाएगा, तो 5 से ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 1001 में किससे विभाजित करें, तो 5 के बाद अगला हमारा होता है 7, ठीक है। तो 7 से विभाजता का रूल है कि कोई भी क्रम 3 के बाद एक ही अंक दोहराता हो, 3 अंक दोहरा, जैसे 2 जीरो है तो 1 के बाद में 2 जीरो है तो 1 के बाद में एक और जीरो, मतलब क्रम जो है 3 का होना चाहिए। तो यहाँ पे विभाजता का रूल हम लगा सकते हैं, 7 का विभाजता का रूल है कि क्रम की जो पुनरावृत्ति होती है 3 के बराबर होना चाहिए, तो ऐसा इसमें रूल नहीं है, इसलिए ये 7 से भी नहीं जाएगा। इसके बाद 7 के बाद हम देखते हैं, 7 के बाद आप देखना होगा 11, तो 11 से आप देखेंगे कि 11 से जाता है कि नहीं, तो 11 से लेकर जाना होगा, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, अगर बड़ा अंक है तो 11 ये 99, 11 99 होगा, आपको 99 हो गया तो 10 में से 9 घटेगा, 1 बचेगा, कट गया 11, 11 एक बार में चला जाएगा, तो 91 बार में चला जाएगा आपके पास, देख लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 से जाता है कितना बार में, 91 बार में। अब पुनः 91 आ गया, तो आप समझ सकते होंगे कि 91 किसकी पहाड़ा है, 13 91, तो 13 7 11 के बाद में आप 13 लेंगे, चाहे 7 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 11 हम ले लिए हैं, 7 भी यहाँ ले सकते थे, लेकिन यहाँ स्टेप से कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कोई भी अंक से ले जाएंगे तो पुनः मान अद्वितीय होता है, ऐसा नहीं है कि मैं 2 तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ हमने 7 से ले जा सकते हैं, 13 7 91, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, किसका, 5005 का। अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा खंडन सही है कि नहीं, तो इसको चेक करिए, आप इसको गुना करिए, अपने आप पता चल जाएगा कि ये आपका आया कि नहीं। तो आइए मैं करता हूं, 7 5 35 और 11 का गुना, तो 35 11 का गुना फास्ट करते हैं, 35 और 35 हो जाएगा आपको, 5 5 3 8 385 हो गया। इससे मैं कर दिया और इसमें भी कर दिया, अब बचा मेरे पास 13। अब 13 से गुना कर दीजिए, 385 गुने 13, 15 5 1, 38 का 24 1 25 के 5 हाथ में लगा 2, 3 3 का 9 2 11, फिर हो जाएगा आपको 5 8 और 3, 5 5 5 10 0, 8 1 9 10 के 0, 3 1 4 1 5, ये हमारा राइट है, जितना ये मान है उतना आ गया, इसलिए मेरा ये खंडन सही है, ठीक है। तो अब इसको आप अभाज्य गुणनखंड में लिख दीजिए, 5 गुने, कहीं से लिखेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 11 गुने 7 गुने 13। अब इसको घात के रूप में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब सिंगल सिंगल अंक है, ठीक है। तो घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो 1 1 देंगे, और 1 1 नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने घात के रूप में इसको लिखने के लिए इसलिए बताया कि इसके पहले वाले में घात लिखा था, तो आप सोचेंगे कि इसका घात क्यों नहीं लिखे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिंगल अंक है तो घात में लिखे तो भी वही बात होगा, और घात में नहीं लिखे तो भी वही बात होगा। तो ये आपके 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये परीक्षा के अंदर में पूछता भी क्वेश्चन है। दूसरी चीज, कभी भी किसी का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल रहे हैं तो ये नहीं सोचना है कि हम कैसे निकालें, अभाज्य संख्या आपको मालूम होगा, अभाज्य की परिभाषा पीछे वाले वीडियो में बताया गया है कि जो संख्या केवल अपनी पहाड़ा में आती है और एक के पहाड़ा में आती है वो संख्या अभाज्य होती है। जो अपनी पहाड़ा में और किसी दूसरे के पहाड़ा में भी आते हैं, मतलब जो संख्या 2 से अधिक पहाड़ों में आती है वो भाज्य है, ठीक है। तो भाज्य की बारे में बात हुआ, अभाज्य की मतलब जो केवल अपनी पहाड़ा में आए और एक के पहाड़ा में आए वह संख्या अभाज्य होती है। तो ये जितना अंक है इसमें, इस सब अंक जो है अपने पहाड़ा, 5 केवल 5 ही के पहाड़ा में आएगा और 1 के पहाड़ा में आएगा। 11 के लिए वही रूल है, 11 1 के पहाड़ा में आएगा और 11 के पहाड़ा में आएगा। 7 के लिए वही रूल है, 7 अपने पहाड़ा में आएगा और 7 के पहाड़ा में आएगा। 13 के लिए वही रूल है, 13 1 के पहाड़ा में आएगा और 13 के पहाड़ा में आएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए अभाज्य संख्या ही लिया जाता है, इसलिए आप आसानी से निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको रटना है, रटना नहीं, आप समझिए उसको कि मैं कैसे प्रोसेस बनाया। पूरा इसमें फर्स्ट चाहिए,
डिवाइड का रूल चाहिए और प्लस में विभाजता के नियम अगर जानते हैं तो अभाज्य गुणनखंड निकालने में आपको आसानी होगी। प्लस में पहाड़ा आपको रखना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ा की जरूरत पड़ती है। दो के पहाड़ा पढ़ना है, भाग देना है, तो अब दो के पहाड़ा लिखिएगा तो फिर आप भाग दे पाएंगे, आपको समय ज्यादा लगे। इसलिए आपको कम से कम पहाड़ा की अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। अधिक जानना आपके लिए ठीक है, कम जानना आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप 4 नंबर क्वेश्चन होगा। अब आपको 5 नंबर क्वेश्चन बना रहा हूं, लास्ट इसका क्वेश्चन होगा, उसको आप देख लीजिए। चौहत्तर और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 74 और 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, ठीक है, इसको खंड कीजिए, विभाजता के नियम के तहत ही खंड कीजिए। 2 से नहीं जाएगा, ये आप समझ रहे हैं कि 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे आपका 0 नहीं है और ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ये 2 से भी नहीं जाएगा। 3 के रूल लगाइए, 9 2 11, 11 4 15 7 22। जिस संख्या का योग 3 से विभाजित होता है वही संख्या आपको 3 से विभाजित होगी, इसलिए आपको कितना से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 3 के बाद अगला अंक हमारे पास है, 2 से भी नहीं गया, 3 से भी नहीं गया, और इसके बाद देखेंगे 5 से, तो 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 है, 0 नहीं है, और ना 2 अंक मिलने के बाद 5 के विभाजित होने वाला है, तो इस 5 से भी नहीं जाएगा। इसके बाद देखेंगे 7 से, तो 7 से डिवाइड करिए इसमें, तो 7 इकाई 7 तो कट जाएगा, 7 से अगर ले जाएंगे तो 4 बचेगा, ये 2 4 2 42 हो जाएगा, 4 को 2 42 आपका हो गया। 7 से 3 कटेगा लेकिन फिर 9 शेष बच जाएगा, इसलिए 7 से भी नहीं जाएगा। पुनः इसके बाद मैं आगे काम करूंगा। 7 के बाद अगला विभाजता में के रूल होता है, विभाजित माने अभाज्य संख्या जो होती है 11 होती है, तो 11 से ले जाएंगे, तो 11 से ले जाएंगे तो इसमें 11 से डिवाइड भी नहीं होगा क्योंकि 11 6 66, आप डिवाइड कर लीजिए, 11 6 66, 14 6 8 हो गया, ये आपका ऊपर से 2 आया, 11 7 77, 12 में से 7 घटा 5 हो गया, फिर 29 नहीं कटने वाला है, 11 से भी नहीं कट रहा है ये। इसके बाद पुनः देखेंगे 11 के बाद अगला हमारे पास में होगा 13, 13 से देखेंगे कि कटता है कि नहीं, 13 से चेक कीजिए, 13 5 65, 14 में से 5 9 हो गया, ये खत्म हो गया, ये आपके पास में 2 आया, 13 7 91, 1 आया, 19 आया, ये भी नहीं कट रहा है, आप यही छोड़ दीजिए, 13 से भी नहीं कट रहा। इसके बाद 14 से देखेंगे नहीं क्योंकि 14 तो भाज्य संख्या, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 से देखेंगे, 17 से देखेंगे इसको आप, 17 17 तिया 51, 17 चौका 68, ठीक है, 17 चौका 68 ले जाएंगे, 14 में से 8 घटेगा, 6 बचेगा, ये आपके पास 2 आया, 17 चौका 68 नहीं जाएगा, 17 तिया 51 ले जाइए, 2 1 हो गया, 1 हो गया, फिर 19 ले गए। अब ले जाना आपको कि कितना बार में 9 है, तो याद रखिए इसमें कौन सा अंक होगा, 7 होगा। 17 7 दिलोत्तर से होता है, 17 7 दिलोत्तर से, 7 7 49 के 9, 4 हो गया, 7 4 11, 119 है ना, दिलोत्तर से नहीं, 119 हो जाएगा। 7 बार में आपको जा रहा है, ये कितना बार में जा रहा है, 119, 7 बार में, 7 7 49 9 4 और 7 4 11, 119 बार में कट गया। कितना बार में कटा, 437 बार में। इसका मतलब है कि कितना से जाएगा, 17 से जाने वाला है, ये 17 से ले जाएंगे तो 437 हो गया। अब जब 17 से चला गया तो पुनः देखेंगे इसको कि अब ये कौन सा अंक से विभाजित होगा। ये इतना प्रोसेस करना ही पड़ेगा भाज्य लेने के लिए क्योंकि कोई इसके लिए उपाय नहीं है। तो अब पुनः मैं देखूंगा कि 437 किससे कटेगा, तो 437 अब 17 से नहीं कटने वाला है, 17 से नहीं कटेगा। इसको देख लीजिए, 17 दूनी 34 ले जा रहे हैं, ये 13 में 4 9 हो गया, खत्म हो गया, 37 97 नहीं जाएगा। इसका मतलब कि 17 से नहीं जाने वाला है। और 17 के बाद नेक्स्ट एक बार में गया 17 से, अब 17 से नहीं जा रहा, इसके बाद 19 ले देखूंगा, 437 भागा 19 ले जाऊंगा, 19 दूनी 38 जाएगा,
19 दूनी 38, 13 में से 8 घटा 5 हो गया 57, 19 थिया 57, कितना बार में गया 23 बार में चला जाएगा, कितना से जाएगा 19 ले जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 19 ले जाइए 23 बार में। अब अंतिम जो है 23 ले जाएगा 23 एक बार में, तो एक बार ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपका इसका खंडन क्या हुआ 17 गुने 19 गुने 23 होगा। अब इसको घात के रूप में लिखे या न लिखे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। घात में लिखेंगे तो यही आपको देना पड़ेगा, 1 दीजिए या ना दीजिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सेम बात होती है, एक ही जैसा होता है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा मान में। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन बड़ा लास्ट क्वेश्चन था, ये आपके प्रश्नावली 1.2 के अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे काम करूंगा, नेक्स्ट वाले क्या क्वेश्चन कहता है उसको देखिएगा। ये आपको जो लिखा गया है उसको भी समझ लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैं व्यक्त कर रहा हूं आपको, अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पे व्यक्त किए हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यही आपके अभाज्य गुणनखंड है, ये सब अभाज्य संख्या है 17, 19, 23, ये अपने से कटेगा, ये भी अपने से कटेगा, ये भी अपने से कटेगा, ठीक है, किसी दूसरे अंक से विभाजित नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन 1 का पूरा 500 क्वेश्चन मैंने बना दिया, इसको बारीकी से समझेंगे और इसमें अधिकतम आपको ध्यान देना होगा, पहाड़ा को याद रखना होगा, विभाजता के रूल जानना होगा, तो आप ये जल्दी आसानी तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको काम कर रहे हैं आगे की ओर। दूसरा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, इसको समझिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इतना बात आपको लिखा रहा है, ठीक है, लेकिन कहता है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने HCF, ठीक है, एलसीएम गुने HCF है, यही आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और उसको चेक कीजिए कि क्या दो संख्याओं के गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है कि नहीं। इसके रूल पहले मैं बताया था, इसके बारे में संबंध मैं पहले बता दिया था कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है, ये रूल है। इसके तहत मैंने 5 गो सूत्र की व्युत्पत्ति करके आपको दिखाया था, वो चीज को आपको देखना होगा और उसको पीछे वाला को याद भी रखना होगा, उसका काम भी पड़ेगा इसमें, ठीक है, इसमें पढ़े चाहे कहीं भी पढ़े पड़ेगा। तो ये संबंध मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, आज उस चीज को क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले हमको HCF और LCM निकालना है, वो कौन सी संख्या है वो देखिए। पहला क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध है 26 और 91, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड से ही तड़ाक से तोड़ते हैं इसको, क्योंकि आपको मालूम है अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। 26 का शॉर्ट में लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अब आप तोड़ दीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड, 26 है तो 13 दूनी 26, डायरेक्ट तोड़ते हैं, छोटा है इसलिए 13 दूनी 26 हो गया। और 91 का तोड़ दीजिए, 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 63 91, ये हो गया आपका। अब इस चीज का दोनों का आपको निकालना क्या है, आप दोनों का क्या निकालना है, तो एक HCF निकालना और LCM निकालना है। रूल आपको बताया गया है पहले, HCF के लिए अभाज्य गुणनखंड वाला पार्ट है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड से ही LCM निकाल रहे हैं और HCF, ठीक है, क्योंकि आपको ये निकालने का तरीका बहुत है, लेकिन ये पार्ट जो चल रहा है अभाज्य गुणनखंड से चल रहा है, इसलिए मैं अभाज्य गुणनखंड से ही बता रहा हूं।
तो आपको बताएगा कि दोनों में मिलने वाला का छोटा घात, इस दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है एक अंक 13 मिल रहा है, तो इसलिए दोनों का छोटा घात कहिए या बड़ा घात कहिए वही है, 13 के पावर 1 है, 13 के पावर 1 है, इसलिए आपका दोनों में मिलने वाला का छोटा घात 13 होगा। तो आपका HCF पे निकल गया। अब पुनः काम करते हैं एलसीएम पे। एलसीएम का रूल मैं इसके पहले वाला वीडियो में बनाकर बताया था कि मिलने वाला का बड़ा घात और नहीं मिलने वाला का गुणनफल बराबर जो होता है वो एलसीएम होता है। तो मिलने वाला दोनों में 13 है, 13 हो जाएगा, नहीं मिलने वाला 2 है और नहीं मिलने वाला 7 है, तो ये आपका गुणा जो हो गया वो आपका एलसीएम हो जाता है। अब गुणा कर दीजिए, 7 दूनी का 14 और 13 का गुणा करिए, 14 तिया 42, फर्स्ट गुना होता है इस तरीका से, 2 4 दूनी 8, 182 आपका एलसीएम हो गया, ठीक है, 182 आपका एलसीएम हो गया। आपके पास आंसर आ गया, आंसर आपके पास उपलब्ध हो गया, लेकिन अभी हमको इसके लिए जांच करना है कि क्या ये मेरा संख्या इस रूप में है कि नहीं है। यही रूल हिंदी रूप में आते हैं, यहां लिखते हैं जांच से, ठीक है, दो संख्याओं, पूरा अर्थ संख्याओं हो जाएगा का गुणनफल, शॉर्ट में लिखा हूं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो दो संख्या गुणनफल, दो संख्या कौन है, 26 और 91 है, 26 और 91 बराबर एलसीएम का मान आपका 182 है और HCF का मान कितना है, 13 है। और निश्चित है कि अभी दोनों को गुणा करिएगा तो ये दोनों गुणा के बराबर ही होगा। आइए एक चेक करता हूं, इसके बाद वाले क्वेश्चन में थोड़ा तेज गति से लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनाना है। 26 और 91 को आप गुणा करिए, आपका 26 हो जाएगा, 9 छक्का 54 के 4 हो गया, 5 निकाले, 9 दूनी 18 और 5, 18 दो 20 3 23 हो गया, 6 4 2 6 2366 हो गया। ये आपका हुआ 26 और 91 का गुना 23 और 66। अब इसको पहले गुना करते हैं, 182 गुने 13, 3 दूनी का 6 और 3 का 24 के 4 हाथ में 2, 3 2 5 2 8 1 6 6 13। देखिए यहां भी 2366 आ गया, ये 2366 बराबर 2366 इक्वल पे, ठीक है, यहां लगा दीजिए। तो दोनों साइड सत्य है, इसलिए ये हमारा जांच सही है और ये जो रूल बताया गया वो रूल सही है। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। इसको देखिए किस तरीके से मैं आपको प्रोसेस किया हूं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, नंबर 2। ये रहने दीजिए क्योंकि इसमें जांच करना है, पुनः लिखना पड़ेगा हमको, इसलिए इसको छोड़ देता हूं। नंबर 2 आइए, 510 और 92 खंड कीजिएगा उसी तरह से। 510 का शॉर्ट में अभाज्य गुणनखंड बराबर, खंड कर दीजिए, 510 है तो आप 51 को खंड कीजिए और 10 यहां रखिए। 10 का खंडन में आपके पास 2 और 5 मिलेगा, कुछ और तरीका होता है। 51 के खंडन में कितना मिलेगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो गया, 17 के 21 के 1 हाथ में 2 और 3 2 5 51, तो 17 गुने 3 गुने 2 गुने 5। बहुत तरीका से हम लोग खंड निकाल लेते हैं, इसलिए आपको ऐसे बता दिया, 2 फोल्ड में कर दिया, आसान हो गया। 10 का खंडन 2 5 10 हो गया, इसमें गुना करेंगे तो 510 हो जाएगा। तो इसका खंडन क्या हुआ, लिखने का तरीका छोटा अंक से लेते हैं, 2 तब 5 तब लिखिए 3 तब लिखिए 17, ठीक है। अब उसी तरह से 92 का खंड करना है, 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, 92 का खंड कीजिए तो 92 है, 92 को 2 फोल्ड में करेंगे तो क्या होगा, 46 होगा, 46 से दूनी समझिए, 6 दूनी 12 का 2 4 दूनी 8 9। और 46 का खंड देखिए 23 दूनी, तो अब आप समझिए कि क्या इसका खंडन होगा, 23 चौका 23 2 2, 46 का तो खंड ही हुआ, तो 46 का स्थान पे 23 गुने 2 आ गया, इसका 2 हो गया, तो इसका खंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 23। समझ गए, ये सब फास्ट तरीका है करने का। फोल्ड कर दीजिए, 2 भाग 3 भाग तोड़ दीजिए,
तो आपके लिए आसान हो जाएगा खंड करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ बराबर बताया गया था कि मिलने वाला यहाँ पे देखिए घात, इसमें घात गुणा में लिखा गया है ना, इसको घात हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहां पर बगल में लिख देता हूं 2 के पावर 2 और 23 के पावर 1, इसका पावर 1 देता हूं क्योंकि घात के रूल से बता रहा हूं। तो दोनों में मिलने वाला का बड़ा घात नहीं, दोनों में मिलने वाला का छोटा घात। तो देखिए 2 के पावर 1 2 के पावर 2, इसलिए आपका दोनों में मिलने वाला का छोटा घात 2 के पावर 1 है। ये हो जाएगा 2 के पावर 1 मतलब 2। दूसरा अंक देखेंगे और कुछ मिल रहा तो नहीं है, तो बस छोड़ देंगे, ये आपका एचसीएफ का मान 2 हो गया। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में बताया गया है कि दोनों में मिलने वाला का बड़ा घात। तो पहले मिलने वाला आपके पास 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 2 लेंगे। ठीक है, 2 के पावर 2 के मतलब क्या हो जाएगा समझिएगा, इसके बाद बोला में बताएंगे कि 2 के पावर 2 मतलब 4 होगा वैल्यू, लेकिन अभी नहीं लिखी, इसके बाद लिखूंगा। इसके बाद 5 जो है, 5 इसमें नहीं है तो 5 भी लेंगे, 3 इसमें नहीं है तो 3 भी लेंगे, 17 इसमें नहीं है तो 17 भी लेंगे, और 23 इसमें भी नहीं है तो 23 भी लेंगे। ये जो पूरा अंक गुना करते हैं, इसी गुना का पूरा रूप जो होता है एलसीएम होगा। तो 2 के पावर 2 4, 4 5 20, 20 3 60, 60 तो हमने बना लिया, यहां तक मैंने 60 बना लिया। 2 के पावर 2 4 5 20 3 60। ठीक है, और ये भी बना सकता था 17 6 दिनोत्तर से 102, 102 पे 1 0, यहां तक मैंने गुणा बना लिया। 2 के पावर 2 4 5 20, 20 3 60, और 60 मतलब 6 हम समझे, 60 के मतलब 6 समझे, और 17 से गुना के 1 0 बढ़ा दिया, तो 17 6 दिनोत्तर से हमारे पास हो गया 102, और 1 0 इसमें पहले से है उसको 0 चढ़ा दिया। तो यहां तक मैंने गुना बना लिया 100, आपका 102 पे 1 0। अब गुना करना है 23 ले, तो 23 ले गुना कीजिए, 0 हटा के बात कीजिए, 0 ऊपर से दे दीजिएगा। तो आप आइए, तो 3 दूनी का 6, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 इकाई 3, 2 दूनी का 4, 2 0 0, 2 इकाई 2, 6 4 3 2, लेकिन 1 0 पहले से है जिसको मैं नहीं क्रिया किया हूं, 1 0 बैठा देंगे तो 23 460, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 23 460। ये क्या हो गया हमारे पास एलसीएम हो गया, 23 460 हमारे पास एलसीएम हो गया। एचसीएफ आपके पास 2, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन पूरा इसको जांच भी करना है। ठीक है, इसको जांच भी करना है कि कितना होगा। तो 2 संख्या का गुणनफल 510 गुणे 92 बराबर एलसीएम का मान आपके पास आ गया 23 460 गुणे 2। अब आप समझिए, इसको गुना करिए, 2 से करना आसान है, इधर वाला सेम होगा ही क्योंकि अभी आपने चेक किया था। तब गुना कर दीजिए, 0 6 दूनी 12 2, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4, 46 920। यहां भी हो जाएगा 46 920, ये सत्य है, इसलिए आपका एलसीएम बराबर एचसीएफ दोनों प्रूव्ड होगा। आप इसको करेंगे तो इतना ही होगा, मैंने इसको करके केवल इसको लिख दिया क्योंकि बराबर ही होगा। ये आप दूसरा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, पुनः फिर तीसरा नंबर बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लाइन में डाल रहा हूं क्योंकि इसको छोड़िए, इस पे काम है। नंबर 3 बदलिए, 3 नंबर आपका है 336 और 54। 336 का खंड कीजिए, 336 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, प्रोसेस वही है, 2 से 16 दूनी का 32, 32 चला गया, एक बच्चा 16, 8 दूनी का 16, 2 से 8 दूनी का 16, 4 दूनी 8, 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी का 4, 2 से 21 दूनी 42, 3 से 7। यह अभाज्य खंड हो गया, डायरेक्ट घात के रूप में लिख देता हूं, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4, 3 अकेला है 3 के पावर 1, 7 अकेला है 7 के पावर 1,
मैं इसका खंड कर दिया, 54 का खंड करते हैं। 54 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए 54 का अभाज्य गुणनखंड आपको दूसरा तरीका से बता रहा हूं। 54 27 गुनी होता है, 27 को खंड कर दीजिए, 3 गुने 3 गुने 3, तो खंडन पूरा का हो गया, समझ गए। तितरी का 9 29 27 गुने 54, 3 को है 3 गो, 3 के पावर 3 गुने 2 के पावर 1। अब आपको एचसीएफ और एलसीएम लिखना है, अतः एचसीएफ बराबर बताया गया दोनों में मिलने वाला का छोटा घात मिल रहा है, दोनों में छोटा घात 2 के पावर 1 2 होगा, 3 भी मिल रहा है, 3 के पावर 1 छोटा घात गुने 3, मतलब 6 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, दोनों में मिलने वाला का बड़ा घात, दोनों में मिलने वाला का बड़ा घात 2 के पावर 4, नहीं मिलने वाला ये है, पहले मिलने वाला, दोनों में मिलने वाला का बड़ा घात 3 के पावर 3, नहीं मिलने वाला 7, और 2 के पावर 4 के मतलब समझ गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 के पावर 3 के मतलब 27 हो जाएगा 7। अब आप इसको गुना करिए, गुना करके लिखिए कितना हो गया, 8 7 56, यहां ले लीजिए पहले, 56 में 27 ले गुना करना है, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 5 35 4 39, 35 4 39, 2 से कीजिए 26, 6 दूनी 12 2 1, 5 दूनी 10 1 11, 2 9 2 11, 3 1 4 1, 7 6 42 के 2 हाथ में लगा 4, ठीक है, 7 5 35 4 35 4 39 हो गया, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में लगा 1, 5 दूनी 10 1 11, आपके पास क्या है 2 9 2 11 के 1 हाथ में लगा 1, 3 1 4 1 5 1 15, 15 कितना हो रहा है 12, चेक करिए 15 12 आ रहा है आपका, यहां आप लोग थोड़ा गलत है, इसको सुधारिए। 2 के पावर 4 दोनों में मिलने वाला का बड़ा घात 2 के पावर 4, मिलने वाला का बड़ा घात 3 के पावर 3, नहीं मिलने वाला 7, इसका मान 16 होगा, 2 के पावर 4 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 के पावर की मतलब 27 और गुने 7। अब आपको गुना करना है, 16 7 बलोत्रा से 112 और 27 का गुना कीजिए, 7 दूनी 14 4 1, 7 इकाई 7 1 8 हो गया, 7 हो गया, 2 से कीजिए 4 हो जाएगा, 2 इकाई 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1, 7 दूना 10 के 0 3, ठीक है, ये आपका 30 और 24 आंसर होगा, इसका 3024 होगा, ठीक है। वहां पे आपका घात में अंतर हो गया था, 2 के पावर 4 इक्वल टू लिखा गया था 1, इसलिए आपका मान में अंतर आ गया, ये आप देख लीजिएगा। इसका एलसीएम आपका 3024 होगा और एचसीएफ 6 हो रहा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब मैं जांच कर देता हूं, दो संख्याओं का गुणनफल 336 गुने 54 है बराबर, एलसीएम का मान आपके पास है 3024 और एचसीएफ का मान आपके पास है 6। अब आप कौन सा आसान गुना देख रहे हैं इसमें, इसको कर दीजिए, 4 का 24 के 4 हाथ में लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 36 18, गुना कर लीजिए फिर से, इधर भी करके देख लीजिए, 6 4 का 24 के 4 2, 6 दूनी 12 2 14 और 36 18, ठीक है, 18 14, इधर भी 18 14 ही होगा, आप करके चेक कर लीजिएगा, या यहां दे दीजिए सत्य। ये आपका तीसरा क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन इसके अंदर में था, इसलिए आपका ये दूसरा का तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया जांच के तहत।
अब मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 काम कर रहा हूं, ठीक है। 3 पर तीन नंबर देखिए, सीधा लिखा गया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्न लिखित पूर्णांकों का के लिखा है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके पास। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए, पहला क्वेश्चन आपका इसमें है, पहला क्वेश्चन आपके पास है उपलब्ध इसमें 12, 15 और 21, ठीक है। 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए, इसमें थोड़ा फास्ट निकालते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, घात के रूप में आ जाइए, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 15 को लीजिए, 3 5 15, दोनों की घात 1 होगी। 21 है, 3 गुने 7, दोनों की पावर 1 होगी, ठीक है। आपको बताना क्या है HCF और यहां निकालना है LCM। HCF बराबर HCF बराबर होगा दोनों में मिलने वाला का छोटा घात, दोनों में मिलने वाला का छोटा घात 3 3 3 1 1 1 3 होगा। ये आपका HCF हो गया। अब हमको काम करना है LCM पे। दोनों में मिलने वाला का बड़ा घात, दोनों में मिलने वाला का बड़ा घात कोई नहीं है, दोनों के घात सबका घात एक ही बराबर है, 3 3 3, तो 3 हो जाएगा। और उसके बाद नहीं मिलने वाला 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 के मतलब कितना हो गया, 2 के पावर 2 लिखिए, गुणा 5 नहीं मिल रहा, गुणा 7 नहीं मिल रहा। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, 2 के पावर 2 मतलब 4, 4 5 20, 20 3 60, 6 7 42, 42 तो हुआ, लेकिन 60 में एक जीरो छोड़े है, एक जीरो रख दीजिए। ये आपका हो गया आंसर। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 1 नंबर। अब उसके बाद दूसरा नंबर पे काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 17 23 29, 17 23 और 29। 17 के अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, 17 गुने 1 होगा, समझने के लिए लिख रहा हूं 1। 23 का हो जाएगा 23 गुने 1 और 29 का हो जाएगा 29 गुने 1, ठीक है। अब आपको इसका निकालना क्या है ये समझिए। HCF, HCF बराबर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 1 दिख रहा, 1 हो गया। और LCM 17 23 29, 17 23 29 गुणा करिए, इसको मल्टीपल कर दीजिए, जो आएगा लिख दीजिए। ग्यारह 33 9, ये आपका गुणा हो गया। 17 23 और 29 का गुणा करेंगे 11 33 9 होगा। ये आप समझिए कि यदि किसी भी संख्या आपको बताया गया पहले कि लगातार प्राकृत संख्या या लगातार सम संख्या या लगातार विषम संख्या की मशक के कुछ रूल होते हैं, इसमें तीनों जो है
अभाज्य संख्या है, ठीक है, 17, 23 और 29। तो अभाज्य संख्याओं में कभी संबंध नहीं मिलता है, इसलिए जिसमें संबंध नहीं मिलता है उसका मसा हमेशा के लिए 1 होता है। अगर आपको दे दिया जाए लगातार प्राकृत संख्या का मसा, तो आपके पास क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 से 2 में जाएंगे तो दोनों में कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे 1 हो गया और 2 हो गया, अगर इसमें दोनों का बात करें तो क्या अंक मिलेगा, इसमें भी है 2 गुने 1 लिख सकते हैं, ये भी 1 है, इसका 1 मिलेगा, इससे HCF 1 हो जाएगा। इसलिए बताया जाता है कि लगातार प्राकृत संख्याओं का मसा जो होगा 1 होगा। उस तरह से इसमें नहीं मिलने वाला अभाज्य संख्या सभी है, 17, 23, 29, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैंने आपको समझने के लिए 1 1 से गुना कराया है, इसलिए 1 दिखा रहा हूं कि दोनों में, तीनों में मिलने वाला 1 हुआ, ठीक है। और एलसीएम में नहीं मिलने वाला सभी का संबंध के साथ गुणा होता है, 17, 23, 29, 11,339 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट तीसरा नंबर मैं बता रहा हूं। नंबर 3 पे आइए। एट 9 25, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8, घात के रूप में 2 के पावर 3, 9 बराबर 3 गुने 3, 3 के पावर 2, 25 का खंड कीजिए, 5 गुने 5 इक्वल 5 के पावर 2। तीनों में कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं अभी बताया था 1 सब में आप गुना कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से समझने के लिए अब हमको क्या काम करना है, अतः HCF बराबर तीनों में क्या मिल रहा, केवल 1 1 मिल रहा, 1 हो गया। LCM में बात करेंगे, नहीं मिलने वाला का सभी के गुणा करते हैं, 2 के पावर 3, इसको भी लिखे, 3 के पावर 2, इसको भी लिखे, 5 के पावर 2, इसको भी लिखे। 2 के पावर 3 के मतलब क्या हुआ 8, 3 के पावर 2 के मतलब 9, 5 के पावर 2 के मतलब 25। गुना कर दीजिए आप, इसका जो गुना करेंगे आपके पास क्या होगा, एलसीएम होगा। 25 वाट है, 25 वाट है 200, 200 में गुना करेंगे 900, 9 से कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 25 वाट है 200 होता है, 2 से मैं 9 से गुना करके 9 दूनी 18 हो गया, डबल जीरो इस पे रख दीजिए, 1800 हो गया। ये आपका एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। फोर नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक ही क्वेश्चन है इसमें। HCF 306 657 बराबर 9 दिया है और आपसे क्या मांग कर रहा है, एलसीएम 306, 657 बराबर, ये आपसे मांग कर रहा है कि एलसीएम दीजिए हमको कितना का, 306 और 657 का। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, यही आपको निकालना है। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि HCF, इस दोनों का HCF 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 का पूछ रहा है। तो आपको मालूम होगा, एक रूल हम लोग पढ़े थे इसके पीछे वाला में, कितनी सबसे पहले संख्या गिनिए, 1 और 2 है, 2 संख्या कोमा से 2 भाग हुआ है, 2 संख्या है, तो 2 संख्या के में एलसीएम और एचसीएफ के बीच एक संबंध होता है, जिसके बारे में बताया गया था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुने एलसीएम गुने एचसीएफ, उसी प्रोसेस से इसको निकालेंगे। मेन सब समीकरण या सूत्र कहिए यही होता है, ए गुने बी
और एलसीएम गुने HCF। पहला चीज, इसमें इसको एक संख्या मान लीजिए, इसको दूसरी संख्या मान लीजिए, या इसको पहली संख्या मानिए, इसको दूसरी, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये मेन चीज है। इसी प्रोसेस से इसको मैं निकालूंगा, तो इससे डायरेक्ट मैं ले लेता हूं एलसीएम। एलसीएम बराबर, एलसीएम इसको ले लीजिए, जो लिखा है उसी पर काम कीजिए, 657 बराबर। अब आइए एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बाई HCF। ये हो जाएगा आपका दो संख्याओं का गुणनफल बाई HCF। अब आइए दो संख्या आपको मैं बोला, पहला और दूसरा, 306 गुने 657 बाई HCF दिया है, HCF 9। कटा दीजिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, नतिया 27 नचे का 36, नतिया 27, 27 चला गया, 3 बचा, 3 ही यहां लगा, 36 नचे का 36। अब आप गुना कर दीजिए, 34 गुने 657 जो आया वो आंसर। 22, 33, 8 दोनों का गुणा हो गया। यही आपसे पूछ रहा, ठीक है। आप ये आपके पास आ गया, अतः लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन जो बननी चाहिए, अतः हमेशा लिखकर आंसर का जवाब देते हैं क्वेश्चन के तहत। एलसीएम किसका, 306, 657 बराबर 22, 33, 8 आंसर, ठीक है। यहां भी लिख सकते हैं, चलेगा, यहां भी लिखें, क्योंकि जब भी परीक्षा में नंबर को देखा जाता है या पेपर को चेक किया जाता है तो आंसर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बीच वाला जब भी मैथमेटिक्स में प्रोसेस सेम आएगा तभी आपको आंसर आएगा। इसलिए बनावट की दृष्टि से आप ये लाइन देंगे तो आपके लिए अति उत्तम होगा परीक्षा की दृष्टि के लिए, ठीक है। या यहां भी डायरेक्ट छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने की प्रोसेस है, आप अच्छी तरह से समझिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बना रहा हूं, उसको देखिए। नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यही आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब समझिए कि कह रहा ना कि क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है, कहां के लिए, n के ऊपर इसके स्थान पर रखने के बाद उसका जो मान आए 0 पर समाप्त हो। इसका मतलब समझिए, यहां आप इसको हल करते हैं, इसको समझिए, इसका कहने का अर्थ 6 के पावर n बराबर 0 साबित करना है। बराबर 0 नहीं, 0 अंक आना चाहिए। कब, जब 6 के पावर n लगाएं तब। तो आप देखते हैं कि कह रहा है कि 6 के पावर n रखने के बाद कौन सी ऐसी प्राकृत संख्या है, तो हम देखिए चेक करते हैं। n बराबर प्राकृत संख्या लेते हैं, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक चलती है। हम अगर n के पावर पहले 1 लगाते हैं तो 6 के पावर 1 लगाएंगे तो इसका मान क्या होगा, 6 होगा। लेकिन हमें क्या लाना है, यहाँ पे शून्य दिखाना है, 6 नहीं है, शून्य नहीं है यहाँ पे। फिर पुनः लेते हैं अगला अंक
6 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 6 के पावर 2 के मतलब 6 गुने 6 बराबर 36। फिर 2 रखा यहां से तो नहीं आया, इसमें 36 आया, 0 लाना है। फिर 3 रखूंगा, 6 के पावर 3, 6 गुने 6 गुने 6, आप समझते होंगे 36 216 होगा। क्या देख रहे हैं हम प्रोसेस? हम 3 अंक पे ये आकलन कर लिए हैं कि कोई ऐसा अंक इसमें नहीं आएगा कि जिसके इकाई पर ये अंक रखने पर नंबर के स्थान पर मतलब n का स्थान पर हम रखें तो उसके मान लास्ट में 0 आए। तो इसके अंदर में 0 तो नहीं आएगा, ना यहाँ 0 आएगा ना यहाँ 0 आएगा, क्योंकि ये तो 3 अंक तक ले ही गए हैं। तो 216 आ गया, इसका पावर 2 लगा तो 36 हो ही गया, ये 6 आ गया। तो क्या देख रहे हैं? तीनों में एक चीज देख रहे हैं कि लास्टिंग अंक 6 आ रहा है। इस प्रकार हम समझ गए कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो प्राकृत संख्या, ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो 6 के पावर n के ऊपर रखने पर, n के स्थान पर रखने पर 0 आएगा। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? आएगा, एक शर्त है। कब आएगा? इसका रूल है जब ये 6 के जो अभाज्य गुणनखंड होता है, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 3। यदि ये दोनों अंक में से कोई भी अंक, दोनों अंक में से इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और हैं, 3 है, लेकिन एक अंक और इसमें आ जाती तो 0 आने लगता। वो कौन सी अंक होगी? 5। तो यदि 5 इसमें आ जाएगा तो क्या होगा? 2 5 10 3 30। इसका मतलब को संख्या क्या बनेगी? 30 के पावर n बनेगी। ठीक है, लेकिन ये तो दिया है 6 के पावर n। इस प्रकार यहां 6 जो है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में शून्य आता, शर्त है शून्य आता, 6 के पावर n लगाते तो शून्य आता। लेकिन जब ये 6 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहता तो ये अभाज्य गुणनखंड पावर लगाने के बाद प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होने लगती। ठीक है, लेकिन ऐसा यहां पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसमें 2 और 5, 2 और 5 तो 2 तो है, 6 को खंड करेंगे तो 2 3 मिलेगा। 5 आपको मैं एक्स्ट्रा दिया हूं ताकि ये साबित कर रहा हूं कि 5 से अगर गुना इसमें कर देते हैं तो 6 5 30 के पावर n। तो 30 के पावर यदि n हम लेते हैं तो देखिए 30 के पावर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 30 के पावर 1 लेते हैं तो 30 हो जाएगा। उसके बाद 0 आ गया लास्ट में। 30 के पावर अगर हम 2 लेते हैं तो 30 3 90 900 हो गया, 0 है लास्ट में। अगर हम 30 के पावर 3 लेते हैं तो 27 पे 3 0, लास्ट में 0 है। तो कब है? जब ये जिस संख्या का पावर लगा रहे उसमें किसका 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड अति आवश्यक है। इसमें 2 और 5 होना चाहिए, इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इसका कोई ऐसी संख्या नहीं बनेगी जो 6 के पावर n रखने पर मान, प्राकृत संख्या रखने पर मान 0 पर समाप्त होगा। इसलिए इसका आंसर क्या दिया जाएगा ये मैं देता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा और समझिए। यहां लिखेंगे, इसमें कहा कि क्या अंक पर समाप्त हो सकती हैं, तो लिखेंगे अतः नहीं। डायरेक्ट आपको बता रहा हूं इसका नहीं, क्योंकि शून्य पर समाप्त तभी होगी जब 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए। ये क्लियर है। इसके अभाज्य गुणनखंड जो हम करेंगे इसमें 2 और 5 अनिवार्य है, लेकिन 2 तो है क्योंकि 6 के पावर n है तो 6 का खंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 और 3। तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, इस दोनों को चाहिए तभी इसका पावर लगाने के बाद 0 आ सकता है। इसलिए लिख जाता नहीं, क्योंकि शून्य पर समाप्त तभी होगी जब 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए। ठीक है,
2 और 5 आए, तो 2 और 5 है तो 2 तो है, तो क्या है अर्थात, यहां ले लीजिए अर्थात, इसमें आया हो गया, अर्थात इसके लिए इसमें और एक अंक 5 आने पर 6 के पावर n का मान 0, 6 के पावर n का मान 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, ये आपका क्लियर शब्द समझा दिया गया। इसको पुनः समझ लीजिए एक बार। कह रहा है कि 6 के पावर n के स्थान पर आप इसमें से कोई भी अंक रखिए, रखने के बाद इसका जो वैल्यू होगा उसके लास्ट में इकाई स्थान पर 0 आना चाहिए। ठीक, तो क्या इस अंक को रखने से आएगा? तो इस चीज को चेक करने के लिए मैं रखा हूं 1 2 3, तो तीनों में रखा तो देखिए 6 आया, 6 आया, 6 आया, लास्ट में 6 आ रहा इकाई पर, जबकि ये 0 कह रहा। ये कभी किसी कोई भी मान लगाएंगे आप इसमें से तो कभी भी 0 इस स्थान पर नहीं आएगा, इसलिए उसको जवाब दिया कि नहीं आएगा। आएगा भी तो शर्त दिया कि इसका जो खंडन हुआ उस खंडन में 2 और 5 आना चाहिए, ऐसा नहीं है तो नहीं आएगा। तो इसमें देखिए लिख दिया हूं, क्योंकि 0 पर समाप्त तभी होगी जब 6 के पावर n का भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए, अर्थात इसमें मतलब इसके लिए इसमें और एक 5 आने पर, इसमें मतलब एक 5 आने पर, 5 के मतलब 5 अभाज्य गुणनखंड में आना चाहिए, आने पर 6 के पावर n का मान 0 पर समाप्त होगा। ये आपको सटीक जवाब दिया गया है। परिमेय के तहत लिखेंगे तो थोड़ा लंबा बढ़ाना पड़ेगा, और ठीक है, ये आपके क्वेश्चन के कंसेप्ट दे दिया, इसलिए ये आपके लिए आसान होगा। अगर ये परिमेय पे अगर इसको बनाते तो थोड़ा लंबा लिखना पड़ता, ठीक है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। और ये क्या कहता है मैं आपको बारीकी से समझा दिया हूं। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे काम करता है, उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है व्याख्या। डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहा हूं, देखिए लिखा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। 2 क्वेश्चन है इसमें, और एक दिया है, एक और इसमें दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस दिया है 5। पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। इसमें लिखा है कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य है तो क्यों है। ठीक है, ये संख्या का पूछ रहा है कि भाज्य है तो क्यों है। तो आप भाज्य की परिभाषा जानते होंगे कि भाज्य की परिभाषा क्या होती है। जो संख्या अपने से और एक से विभाजित होती है, जो संख्या अपने से और एक से विभाजित होती है वह संख्या अभाज्य होती है। दूसरी चीज, एक और परिभाषा के रूप में आइए, जो संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं वह संख्या भाज्य होती है। तो इसको अब हम ये दोनों परिभाषा के तहत इसको चेक करते हैं कि ये संख्या जो है वो इसका खंडन क्या हो रहा है, या खंडन में कितने बार में ये खंड होती रही है, वो पहले हम निकालना चाहेंगे। तो इसको अब निकालते हैं, इसको प्रोसेस पे देखिए। प्रश्न के तहत हम काम करते हैं इसमें, क्योंकि इसको अलग अलग दिया है, दोनों को अलग अलग करूंगा। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। आप समझिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे प्लस के बाद दिया है, तो दोनों में से कॉमन हम कर सकते हैं 13 को, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो निकल जाएगा। प्लस के बाद 13 स्थान छोड़ेगा तो इसके स्थान पर 1 बचेगा। तो यहाँ मैं 13 को कॉमन करें तो क्या बचेगा, 7 11 बचेगा, 7 और 11 बचेगा, और 13 के स्थान पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। प्लस इस 13 के स्थान पर फिर ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि गुना करने पर पुनः मान वही आएगा। तो याद रखिए यहाँ पर 1, यहाँ पे 1,
पुनः इसमें गुना करेंगे इतना मान में तो पुनः इतना ही मान होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 13 यही छोड़ दीजिए, 11 7 77 हो गया, एक 77 होगा और प्लस एक 78 हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 78 हो गया तो ये आप देख सकते हैं 13 गुने 78 ये भी कटेगा, ये भी कट सकता है आपके पास। 78 को काटिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 3 दूनी का 6 9 दूनी 18, 39 दूनी 78, फिर 3 से कटने वाला है, 13 तिया 39। तो देख रहे हैं कितना खंड हो गया इसका, 78 गुने 13 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 78 के लिए लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 13। अब इस प्रोसेस को देखिए कि 13 से भी विभाजित हो रहा है, ये पूरा अंक इसी के बराबर है, पूरा 13 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, फिर 3 से विभाजित और फिर 13 से विभाजित हो रहा है। तो जिसका खंडन कितना हुआ, 4 हो गया। अभी एक आपके पास है, फिर एक संख्या है जो गुणा करने के बाद मान प्राप्त। इस प्रकार से ये 5 6 संख्याओं से विभाजित हो रही है, ये क्या हो सकती है, भाज्य संख्या हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। लिख देंगे, अतः इसके लिए लिखा गया पेड़, इसके लिए पुनः इसका काम करेंगे, अतः भाज्य संख्या है क्योंकि इसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, ये कारण है। 2 से अधिक जिसका गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्या होगा। यही आपसे पूछ रहा है कि भाज्य है और क्यों है, तो क्यों इसलिए बता दी क्योंकि इसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। जिसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होगा वो भाज्य होगा। एक परिभाषा ही लीजिए, और दूसरी परिभाषा आपको मालूम है कि जो अपने से, आपसे और किसी और अंक से विभाजित होती है वो भी संख्या भाज्य कही जाती है। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस दिया गया है ये भाज्य संख्या है, क्यों है, जवाब दे दिए। पुनः इस चीज को काम करते हैं, इसको आप देखिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब ध्यान दीजिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसको भी कॉमन करिए, यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 6, 7 गुने 6 गुने 4 5 है ना, 5 गुने 5 तो कॉमन कर लिया ना, 5 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 6 होगा, इसके बाद 4 होगा, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 1 होगा और प्लस 1 होगा। क्योंकि पुनः इस अंक से गुणा करेंगे तो प्रोसेस हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। गुना इसमें करेंगे 5 से तो पुनः यहाँ 5 इसमें आ जाएगा, इसके जगह पे यहाँ से गुना में, और यहाँ करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो पहले था वही है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब गुना कर सकते हैं, 5 यही छोड़ दीजिए। अब यहाँ गुना करने तो आइए, 2 इकाई 2, 2 3 6, 6 चौका 24, और यहाँ पे कितना 7 छक 42, 24 और 42 का आप गुना करिए, 24 दूनी 48 हो जाएगा, और 24 चौका आपके पास 96 हो गया, 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, 1008 हो गया, प्लस 1 है अभी आपके पास, ये 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 गुने 1009। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 5 गुने 1009, तो ये तो 2 गुणनखंड इसी तरह से हो गया। अगर इसमें और चाहेंगे तो एक खंड और लिख सकते हैं, गुना में 3 हो गया। तो जिसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होता है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होता है, वह संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। इसका मतलब कि 2 से अधिक है। दूसरी चीज, अगर 5 की बात करते हैं केवल, तो 5 का केवल एक अभाज्य गुणनखंड आएगा, 5 और 1, इसलिए ये 2 ही होगा। लेकिन इसमें 2 से अधिक हो गया, 1 2 3 हो गया। अगर 3 हो गया एक संख्या, इसका गुना कर दो तो एक संख्या और बन जाएगा, उससे भी विभाजित होगा, कि 2 से अधिक से विभाजित होने लगा तो ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। इस प्रकार से इसमें भी यही बात लिख दीजिएगा, ये जो लाइन लिखी गई है इसमें वही लाइन लिख दीजिएगा, अतः भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से अधिक
अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए ये भी भाज्य है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 6 हुआ। एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन इसका चैप्टर का, वो भी आप हल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, इस क्वेश्चन को आप बुक से देख लीजिए। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे आप समझ लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, एक मैदान है, उसके चारों तरफ, मैदान मतलब खेलने वाला जगह है, और इस खेलने वाला जगह के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये वृत्ताकार पथ है समझिए, तो ये सर्कल है, चारों तरफ से पथ है जिसके चारों तरफ से लोग दौड़ते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ दौड़ लगाते हैं इस पे। यही क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत सारे इसके चारों तरफ से लाइनिंग होगी जिसपे वो पथ पे दौड़ता होगा। और ये जो चीज आप देख रहे हैं ये मैदान है, इसमें क्या होता है, इसमें खेलने कूदने की जगह है, और इसके बाहर में एक वृत्ताकार पथ है, यही पथ है। ये जो शब्द देख रहे हैं ये पथ है, और ये जो बीच वाला देख रहे हैं ये मैदान है। ठीक है, मैदान ये हो गया यहां से यहां तक, और इसके बाहर बाहर एक वृत्ताकार पथ बनाया गया है। अब इसमें क्या हुआ ये समझिए। लिखा है कि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, इस पथ पर, यहां से यहां तक पथ है, इस पथ पर एक व्यक्ति, सोनिया नाम की लड़की है, उसको ध्यान दीजिए क्या कह रही है। सोनिया को एक चक्कर, मान लीजिए कि इस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, यहां से चलना प्रारंभ करती है सोनिया, यहां से चलना प्रारंभ करती है इस बिंदु से, तो इसको एक बार चक्कर पुनः ऐसे घूमकर आने में, यहां एक बार इसको घूमकर इधर से आने में इसको 18 मिनट लगते हैं। कितना लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, उसी स्थान से लिखा गया है कि रवि को, एक रवि है वो भी इसी जगह से शुरू करता है चलने के लिए, इसको कितना लगता है? तो 12 मिनट लगता है। अब पूछ रहा है आपसे ये चीज कि यदि एक ही स्थान से दोनों एक ही बार चले हुए तो ये पुनः कितने देर के बाद मिलेंगे? तो लिखा गया है इसमें कि मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब एक ही स्थान से चलते हैं और एक ही समय चलते हैं तो याद रखिएगा कि इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो दोनों का अधिकतम लघुत्तम एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम के मतलब कम से कम समय बताना होगा दोनों में, कि वो कौन से ऐसे संख्या मान होगा कि जो दोनों से विभाजित हो जाए, दोनों से विभाजित हो जाए, दोनों अंक से विभाजित हो जाए। तो जब भी दोनों अंक से विभाजित की शर्त आएगा तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो आप ये 18 और 12 के एलसीएम निकालिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको उसका एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो मैं 18 12 का एलसीएम निकालता हूं। तो 18 का खंड कीजिए, 2 3 6 3 18 हो गया। 12 का खंड कीजिए, 2 दूनी 4 3 12 हो गया। घात के रूप में ले सकते हैं या घात के रूप में नहीं भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दोनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम बराबर क्या होगा? दोनों में मिलने वाला, तो दोनों में 2 मिल रहा, बड़ा घात 2 गो है इसलिए 2 को 2 लिखाएगा, और 3 दोनों मिल रहा है लेकिन 3 एक है, इसमें 2 का है तो ये लिखाएगा 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 36, ये 36 हो गया। तो जब 18 और 12 मिनट में है, 18 12 मिनट में है तो 18 12 का लसा निकाले 36, तो 36 भी किस में होगा? मिनट में होगा। 36 भी मिनट में। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अतः सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। हो गया।
यही आपका इसका आंसर बनेगा। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि पुनः एक ही जगह से चल रहा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, परीक्षा में भी पूछता भी है, तो इस तरह से क्वेश्चन का हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 के समाप्त हो गया। मैं आपको चाहूंगा कि एक दो क्वेश्चन आपको आगे की ओर दे दूं, जिसको आप लोग अगले बार बनाएंगे और बनाकर उसको चेक करेंगे कि क्या प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट मैं बताऊंगा आगे चैप्टर आपका 1. इसके बाद हम लोग को पढ़ना है 1.3 पढ़ना है। ठीक है, एक दिन की क्लास होगी, उसको भी मैं बनवा दूंगा। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आज की क्लास इसी वीडियो के साथ समाप्त हो रही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे। जय हिंद।